आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जो सिर्फ 5 महीने ही चल सकी और जिसका अंत एक बेहद दर्दनाक और उलझे हुए मोड़ पर हुआ। हम इन तथ्यों और घटनाओं को विस्तार से समझेंगे क्योंकि यहाँ हर एक कड़ी, हर एक सबूत किसी गहरे राज की तरफ इशारा करता है। आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तू शादी मत करना। जरा इन शब्दों की गहराई को समझिए। ये कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि त्विषा शर्मा द्वारा अपनी मौत से पहले अपनी एक दोस्त को भेजा गया एक खौफनाक टेक्स्ट मैसेज था। ये अल्फाज उस डर, उस अकेलेपन को दर्शाते हैं जिससे वो गुजर रही थी। वो इस रिश्ते में खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रही थी और किसी भी तरह बाहर निकलना चाहती थी। ये संदेश एक सीधा सबूत है कि मौत से पहले उसके अंदर एक बेहद असहाय हालत पैदा हो चुकी थी। अब इस टाइमलाइन को देखते हैं। मौत से ठीक आधे घंटे पहले की घटनाएं बिल्कुल अजीब और विरोधाभासी हैं। देखिए, मौत से सिर्फ 30 मिनट पहले त्विषा नोएडा वापस लौटने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करती है। 20 मिनट पहले वो अपनी मां को फोन करती है। रोते हुए कहती है कि वो अब और सहन नहीं कर पा रही है और उनसे बचाने की गुहार लगाती है। बातचीत के बीच कमरे में कोई आता है और अचानक फोन कट जाता है। और फिर ठीक आधे घंटे बाद उसकी सास का फोन आता है ये बताने के लिए कि त्विषा अब इस दुनिया में नहीं रही। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जो इंसान घर लौटने का टिकट बुक करा रहा हो, वो अचानक अपनी जान कैसे ले सकता है। भाग 1। त्विषा शर्मा आखिर थी कौन? एक रूढ़िवादी सोच का टूटना। अक्सर समाज में एक धारणा होती है कि घरेलू हिंसा या दबाव का शिकार सिर्फ वही होती हैं जो आर्थिक रूप से निर्भर हों या कम पढ़ी लिखी हों। लेकिन त्विषा की प्रोफाइल इस सोच को बिल्कुल गलत साबित करती है। वो 33 साल की थीं, नोएडा की रहने वाली और एक हाईली एजुकेटेड MBA ग्रेजुएट थी। यही नहीं, 2012 में उन्हें मिस पुणे का ताज भी पहनाया गया था। वो एक ऐसे सम्मानित परिवार से आती थीं जिनके भाई खुद इंडियन आर्मी में देश की सेवा कर रहे हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी महिला थी जो पूरी तरह आत्मनिर्भर थी, काबिल थी। इन सभी उपलब्धियों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इतनी सशक्त महिला अचानक इतनी बेबस कैसे हो गई। भाग 2। शादी के वो 5 महीने। एक ऐसी शुरुआत जो बहुत तेजी से बिगड़ गई। अब इस कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा देखिए जो आरोपियों के बैकग्राउंड से जुड़ा है। पति समर सिंह भोपाल में एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर हैं और उनकी मां यानी सास गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। सोचने वाली बात है कि जब एक फौजी परिवार अपनी बेटी का रिश्ता कानून के इतने बड़े जानकारों के घर करता है तो उन्हें लगता है कि उनकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। त्विषा के परिवार ने भी यही सोचकर ये रिश्ता मंजूर किया था, लेकिन यही कानूनी रासोक आगे चलकर इस मामले की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। परिवार का आरोप है कि दिसंबर में हुई इस शादी के तुरंत बाद ही माहौल बदलना शुरू हो गया था। दहेज और पैसों को लेकर लगातार दबाव बनाया जाने लगा। त्विषा के पिता ने उसे करीब 20 लाख रुपए के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स दिए थे, जिन्हें पति के नाम पर ट्रांसफर करने का लगातार दबाव उस पर डाला गया। साथ ही उसके परिवार को बार बार ये एहसास दिलाया जाता रहा कि वो उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। और बात सिर्फ पैसों तक ही नहीं रुकी। त्विषा के दोस्तों के साथ किए गए मैसेजेस से खुलासा होता है कि मानसिक प्रताड़ना आखिर किस हद तक पहुंच चुकी थी। मेरा पति मुझसे पूछ रहा है कि ये किसका बच्चा है। ये शब्द खुद में बताते हैं कि प्रेगनेंसी को लेकर उस पर कितना दबाव था और किस तरह उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। परिवार ने यहां तक आरोप लगाया है कि इसी मानसिक दबाव और सवालों के चलते उसका जबरन गर्भपात यानी फोर्स्ड एबॉर्शन करवाया गया, जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। भाग 3। दावों और सबूतों के बीच विरोधाभास। जांच की असली शुरुआत। जब मौत के बाद जांच शुरू हुई तो दोनों पक्षों की तरफ से बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ त्विषा के परिवार का सीधा आरोप है कि ये या तो हत्या है या फिर लगातार दहेज की मांग, फोर्स्ड अबॉर्शन और मानसिक शोषण के जरिए उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का दावा है कि ये मौत सिर्फ एक आत्महत्या थी। उन्होंने त्विषा पर ड्रग एडिक्शन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि त्विषा के परिवार का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये सारे आरोप बिल्कुल मनगढ़ंत हैं और सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने और चरित्र हनन करने की एक सोची समझी कोशिश है। लेकिन जब बात फोरेंसिक सबूतों की आई तो ससुराल वालों की सुसाइड थियरी पर बड़े सवाल खड़े हो गए। पहला सबूत देखिए। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बताती है कि मौत से पहले शरीर पर गंभीर चोटें और किसी भारी चीज से किए गए वार यानी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के निशान थे। दूसरा, ससुराल वालों के ड्रग्स लेने के दावों के बिल्कुल उलट
टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव आई है। शरीर में किसी भी तरह के नशे या जहर के कोई निशान नहीं मिले। और तीसरा सबसे बड़ा लूप होल, क्राइम सीन से वो फंदा या बेल्ट ही गायब था जिससे फांसी लगाने का दावा किया गया था और उसे शुरुआती फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। ये सभी तथ्य मिलकर इस आत्महत्या की थ्योरी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भाग 4, रसूख बनाम न्याय। एक ऐसे सिस्टम पर उठते सवाल जिसे निष्पक्ष होना चाहिए। जब आरोपी पक्ष खुद कानून का इतना बड़ा जानकार हो तो क्या सिस्टम अपना काम ठीक से कर पाता है? शुरुआत में पुलिस की तरफ से काफी ढीलापन देखा गया और एफआईआर भी तभी दर्ज हुई जब मीडिया और आम लोगों का भारी दबाव पड़ा। अब हालांकि दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पति, जो कि क्रिमिनल लॉयर है, वो फिलहाल फरार है। वहीं सास, जो रिटायर्ड जज हैं, उन्हें उनकी उम्र का हवाला देकर जमानत मिल चुकी है। मामले को बढ़ता देख भोपाल पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन तो किया है, लेकिन इस रसूखदार परिवार का असर जांच पर कितना पड़ेगा, ये आशंकाएं अभी भी बरकरार हैं। इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर ट्विशा के परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया है और कुछ बहुत ही ठोस मांगे रखी हैं। वो एक निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि एम्स दिल्ली में एक नया ताज़ा पोस्टमार्टम करवाया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि इस केस का लीगल ट्रायल मध्य प्रदेश से बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि किसी भी तरह के स्थानीय प्रभाव या रसूख का इस्तेमाल इस कानूनी प्रक्रिया को दबाने के लिए ना किया जा सके। और अब आते हैं इस संख्या पर, 5। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यहां ये नंबर बहुत ही दर्दनाक है। ये वो दिन है जब से तुषा का शरीर मोचोरी में पड़ा हुआ है, पूरे 5 दिन। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। वो सब मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर एक बार अंतिम संस्कार कर दिया गया तो उनकी बेटी की आखिरी आवाज और सारे अहम सबूत जल्दबाजी में कहीं दफन ना हो जाएं। ये 5 दिन उस परिवार के लंबे इंतजार और उनकी असहाय स्थिति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही चुभने वाला सवाल जरूर उठता है। एक ऐसे समाज में जो लगातार बार बार महिलाओं को सिर्फ एडजस्ट करने की सलाह देता है, वहां ऐसी कितनी खामोश आवाजें हैं जो इन तथाकथित सम्मानित और रसूखदार परिवारों के बंद दरवाजों के पीछे आज भी घुट रही हैं। ट्विशा की कहानी सिर्फ एक केस फाइल बनकर नहीं रह जानी चाहिए। ये उन तमाम लोगों के लिए एक आईना है जो अपने रिश्तों की सच्चाई को समझ नहीं पाते या जिन्हें पावर और सिस्टम के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। ये विश्लेषण यहीं रुकता है, पर इस उम्मीद के साथ कि ये चर्चा यहां से आगे बढ़ेगी और ऐसे अनकहे सवालों के जवाब जरूर तलाशे जाएंगे।